वेलकम टू द चैनल फिजिक्स PDG। हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं। वे ऑप्टिक्स में हाइगेंस थ्योरी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये भी पढ़ चुके हैं। क्या खास बात है वेव ऑप्टिक्स में? याद है बचपन से पढ़ते आए हो कि एक जलती हुई कैंडल, उसके सामने कार्डबोर्ड्स में पिन होल बना के कैंडल, और अगर होल सीध में है तो पीछे लाइट दिखाई पड़ती है। यानी रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट एक सीधी रेखा में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, तभी तो पीछे दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा भी कार्डबोर्ड अगर डिस्प्लेस हो जाता है तो हमें लाइट पीछे नहीं दिखती। अब वेव ऑप्टिक्स में माना गया लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव। क्या खास बात होती है वेव ऑप्टिक्स में? वेव ऑप्टिक्स में जो वेव्स हैं, चाहे वो लाइट वेव हो चाहे वो साउंड वेव हो, अगर उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल है उसके रास्ते में आने ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल का साइज, तो उस ऑब्स्टेकल से बेंड होकर लाइट उसके पीछे भी पहुंच जाती है या वेव पहुंच जाती है। खास बात क्या है कि अगर वेवलेंथ ऑफ वेव इज कंपैरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे समझते हैं? जैसे आप कमरे में बैठे हो, बाहर से कोई आवाज़ लगाता है, आपको सुनाई पड़ जाता है। आपकी उसके और आपके बीच में जो दीवार, खिड़की, दरवाजे हैं, उसके बावजूद भी आपके पास आवाज़ आ रही है। तो जो साउंड की स्पीच है, जो हम बोलचाल बोली हमारी है, जो हमारी आवाज़ की वो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ का ऑर्डर होता है 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1.5 मीटर। अब कोई बाहर से अगर आवाज़ लगा रहा तो उसकी बोली का, आवाज़ का जो वेवलेंथ का साइज़ है वो रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल, खिड़की, दरवाजे से उनका भी साइज़ 1-1.5 मीटर का होता है। उससे बेंड होकर आपके पास तक आवाज़ आ जाती है। बाहर पेपर वाला पेपर फेंकता है तो आपको आवाज़ आती है, पेपर वाला बोला। तो साउंड की वेव से मैचिंग है उसके रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल, तो बेंडिंग हो जाती है। हाँ, अगर बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है, जैसे आप हिल के सामने बोलते हो, तो क्या होती है? तब साउंड उस पार नहीं आती, रिफ्लेक्ट बैक होकर एज एन इको आप सुनते हो। ऐसे ही लाइट में अगर आप कोई कार्डबोर्ड इतना डिस्प्लेस करो, इतना थोड़ा डिस्प्लेस करो कि वो माइक्रोमीटर के ऑर्डर का हो। मैं बता चुकी हूँ माइक्रोमीटर क्या है। 1/2 माइक्रोमीटर है एवरेज वेवलेंथ ऑफ विब्योर ऑप्टिकल रीजन, जो होता है वायलेट से रेड तक, उसकी एवरेज वेवलेंथ की वैल्यू। अगर उतना डिस्प्लेसमेंट होगा या साइज ऑब्स्टेकल का साइज़ माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होगा तो लाइट बेंड होकर ऑब्स्टेकल के पीछे भी मिलेगी। तो लगता है कि नहीं, लाइट सीधी रेखा में चलती थी, अब तो हम 6-7 तक जानते थे। अब वेव है तो ऑब्स्टेकल के साइज़ पर कैसे डिपेंड करता है? यही हम लोग खास बात जब जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो ये समझते जाएंगे कि लाइट एज अ वेव है। फिर वेव में भी डुअल नेचर माना गया, एज अ पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। लाइट के 2 नेचर माने गए, एक्सेप्ट किया गया। जब तक हाइगेंस ने वेव थ्योरी दी थी, माना था कि लाइट एक वेव है, और हाइगेंस को ये मान के सब कुछ प्रूव करना पड़ा था कि वेव के चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मीडियम है ईथर। पता है किसने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया कि लाइट वेव तो है लेकिन उसके चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है? 4 इक्वेशन दी थी मैक्सवेल ने। बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक वेक्टर लाइट के चलने के हर परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट करते हैं तो मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है लाइट वेव, जिसके लिए चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी खास बात कि वेव पिक्चर ऑफ लाइट है क्या। अब हम जानेंगे कि जो लाइट वेव अगर किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्रैक्टेड लाइट, रिफ्रैक्शन हो रहा या रिफ्रैक्शन हो रहा, दोनों की फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहती है। यानी लाइट का रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो कि इंसिडेंट लाइट की है। क्यों?
कहा जाता है ना कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती मीडियम के बदलने पर, या मीडियम सेम रहे, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। जानने के लिए आप सोचिए कि जब इंसिडेंट लाइट आती है किसी भी मैटर की सरफेस पे पड़ती है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एटम्स हैं वो उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को टेक अप करके फोर्स्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, और जो फोर्स ऑसिलेशन से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट की हो चाहे रिफ्लेक्टेड लाइट की हो, क्या कहेंगे, वही फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड लाइट की। तो जो ऑसिलेटर, चार्ज्ड ऑसिलेटर जिस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और वही है स्कैटर्ड लाइट की। तो रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टेड हो, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है जो कि इंसिडेंट लाइट की है। अब और क्वेश्चन बताओ, लाइट अगर किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, उसकी स्पीड बदलती है, नहीं बदलती है, कम होती है या ज़्यादा हो जाती है? आपको पता है सबको, अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है स्पीड घट जाती है। चलिए ठीक है, बहुत सही, आपको याद है स्पीड कम हो जाती है जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आती है। पता है किस फॉर्मूले से, n=c/v, क्या है ये, स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर, सब पढ़ चुके हैं, हाइगन्स थ्योरी से भी पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो इसकी स्पीड कम हो गई, एनर्जी भी कम हो जाएगी लाइट रेज की, अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज, ये आपको भी मालूम है। Does the reduction in speed imply a reduction in the energy carried by the light wave? क्या जवाब देंगे? आपको पता है कि जो एनर्जी ऑफ लाइट वेव है किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर पर, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, क्लास 11 में भी पढ़ा है SHM में। तो क्या एनर्जी स्पीड पर डिपेंड करती है? नहीं। क्या जवाब होगा कि नो, एनर्जी विल नॉट बी रिड्यूस्ड एज इट डजंट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। इसी से रिलेटेड देखिए, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अब सी पार्ट क्वेश्चन का, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। खुद ये गिवन फैक्ट दे दिया गया है कि इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड of the wave के directly proportional है। What determines the intensity of light in the photon picture of light? अभी आपने photon picture of light नहीं पढ़ी है। आपको पता है कि जो लाइट है उसका डुअल नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। फोटोन वही एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल, नाम तो सुना होगा। तो ये माना जाता है कि लाइट उन्हीं एनर्जी पैकेट्स से मिलकर बनी है, डिफरेंट एनर्जी के पैकेट, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, h/nu। तो कहते हैं कि अगर हम फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट लें तब इंटेंसिटी क्या होगा। देखिए सीधी सी बात, आपको जो दिया गया है पहला सेंटेंस उसमें दिखा है कि इंटेंसिटी किसके बराबर है, लाइट डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। आप याद रख लीजिए कि इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, ये ए से एरिया लिख दूं और यहाँ से लिख दूं मैं एनर्जी। ठीक, अब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, वो तो सब ठीक है जब लाइट एज ए वेव ली गई है। जब फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट है, बस इसको क्या कर दो याद रखने के लिए, ये एनर्जी, फोटोन भी तो एनर्जी पैकेट होते हैं, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो आपका आंसर आ गया। देखिए क्या आया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। बस ये आंसर होगा क्या कि I इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हाउ corpuscular theory predicts the speed of light in a medium, say water, to be greater than the speed of light in vacuum. Is the prediction confirmed by the experimental determination of the speed of light in water? If not, which alternative picture of light is consistent with the experiment?
ये एडिशनल एक्सरसाइज में दिया है टेक्स्ट बुक में, कैसे आप इसको बताएंगे। हम पढ़ चुके हैं न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी, किसने दी थी? न्यूटन ने। न्यूटन ने अपने करपस्कुलर थ्योरी में ये भी बताया था कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है तो डेंसर मीडियम में नॉर्मल टू द सरफेस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। इसी चीज़ को अगर देखें, ये एक ऊपर मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है और लाइट आ रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, ठीक। मान लेते हैं रेयरर मीडियम एयर है और ये यहाँ पे लिखा है वाटर, सपोज इट इज़ वाटर, ओके। अब अगर लाइट रे आ रही है तो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? c, मान लीजिए ये c वेक्टर है। अब ये लाइट की जो वेलोसिटी है, इसमें डेंसर मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो डाउनवर्ड पुल है एज पर न्यूटन्स करपस्कुलर थ्योरी वो बढ़ जाता है, तो वेलोसिटी का डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट वो तो बढ़ जाएगा और हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा। कैसे? अगर ये लाइट रे यहाँ आ रही है आई एंगल पर और ये डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड करी तो इसकी स्पीड हो गई है अब v और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया है r। अब इसके कंपोनेंट्स अगर हम ये लेंगे तो ये और ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए अगर ये i है ये भी i होगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? c साइन i, याद है इसके एंगल, ये अगर i भी होगा तो सामने वाला c साइन i होगा और ये c कॉस i होगा, ठीक। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग c साइन i कंपोनेंट है रेयरर मीडियम में। अब डेंसर मीडियम में क्या होगा? ये कंपोनेंट, इसके दो हम लेंगे, एक ये पार्ट और एक डाउनवर्ड। ये वाला अगर r है तो ये कौन सा होगा? v साइन r होगा, या दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब न्यूटन के मानना था कि डेंसर मीडियम में मीडियम मॉलिक्यूल्स की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कॉर्पस्कल्स पर, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर c साइन i इक्वल टू v साइन r, क्योंकि ये माना गया था हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो आपके पास क्या आ गया कि c अपॉन v एज साइन r अपॉन साइन i। इससे you can also write by reversing it, that is v by c as sin i upon sin r। और यही तो स्नेल्स लॉ होता है। ये क्या कहता है स्नेल्स लॉ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। अगर रेयरर मीडियम वैक्यूम या एयर है तो 1 है, तो सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं n। अब आप देख रहे हैं कि एयर एन वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 होता है। तो यहाँ पर सिंस आप लिखोगे, बताओगे कि सिंस v रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर v ग्रेटर देन c। ये तो न्यूटन ने प्रूफ किया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इज दिस प्रेडिक्शन कन्फर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये तो उसका अपोजिट है। फौकॉल्ट ने कन्फर्म किया था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लेस होती है। तो ये जो आ रहा है एज न्यूटन का करपस्कुलर थ्योरी, इसलिए तो फेल हुई थी। तो ये क्या हो गया? इट इज़ अपोजिट टू दैट रिजल्ट। फिर इफ नॉट, विच अल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट? यू ऑल नो दिस आंसर, वेव पिक्चर ऑफ लाइट। तो क्या आंसर होगा? वेव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंट। अब हम जेईई मेन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन लगाएंगे। ऑन अ हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज smallest near the ground and increases with height from the ground. When light beam is directed horizontally, the Huygens principle leads us to conclude that as it travels, the light beam becomes narrower, goes horizontally without any deflection, bends downwards, bends upwards. क्वेश्चन के लिए केवल एक कॉन्सेप्ट की आप समझने की ज़रूरत है। जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, स्पीड ज़्यादा है। यही चीज़ अगर आपको समझ में आती है कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है, स्नेल्स लॉ आपको पता है। आप ये ले लेते हैं कि लाइट बीम में मान लिया ये रे 1 है, ये रे 2 है।
कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? सीधी सीधी सी बात आपको समझ में आ जाएगी, ऑप्शन डी, बेंड अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के करीब है और ग्राउंड के करीब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो आपका तर्क क्या होगा यहाँ पर कि सिंस रे 1 विल ट्रेवल फास्टर। तो आप कैसे बनाएंगे कि यहाँ से आपने बना दिया कि ये बेंडिंग, इसको ऐसे दिखाएंगे और इसी के पैरेलल आपको ये दिखाना है। तो आप कहीं से भी अगर आप ये लेते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट अगर आप शो करते हैं ना पैरेलल रेज के लिए, रेज और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर, तो देखिए ये रे 1 विल ट्रेवल फास्टर, ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। क्या आंसर होगा? डी। अब देखिए क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या फार्मूला होता है? C/V इज रिलेटेड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट C कितनी होती है? पता होना चाहिए सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन V आपको निकालना है, और ये n कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे V की वैल्यू कितनी आ गई? 3/1.5 × 10⁸, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन, ये ओरल रटा होना चाहिए आपको। अब इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट? क्या होगा आंसर, यस और नो? नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कलर पे डिपेंड करती है। आपको पता है ये n = C/V, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है C/V, तो आपको तो ये भी तो पता है, यही तो होगा लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। और आपको पता है कि जो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ है वो रेड कलर से कम होता है। तो अगर वॉयलेट कलर का वेवलेंथ रेड कलर से कम है और V और लैम्डा, देखिए दोनों डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन निकल रहा है। अगर लैम्डा m कम तो V भी कम, लैम्डा m ज़्यादा तो V भी ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों आपके पास एयर के लिए कांस्टेंट हैं। क्या हुआ कंक्लूजन कि वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रेड कलर। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों डिपेंड करते हैं लैम्डा पर, वेवलेंथ पर। तो उम्मीद करती हूँ आज रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स क्या खास बात है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा। थैंक यू।